तो कल तक के हमने वीडियो में अब तक टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन पढ़ चुके थे। उसका जो हमारी फर्स्ट मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन टेक्निक है वो है माइस, यानी मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेन्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम उसी को देखेंगे। तो पहले इसकी मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए पहले आपके पास मैंने एक सैंपल डेटा सेट रखा है। ये आपका कुछ ऐसा डेटा सेट, इसमें आपके पास 3 कॉलम है, F1, F2 एंड F3। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ नैन वैल्यूज दिख रही होंगे। F2 में एक नैन वैल्यू है, F1 में एक नैन वैल्यू है एंड F3 में भी एक नैन वैल्यू है। ठीक है, अब ये माइस काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है आपका? आप इनिशियलाइज कर दोगे पूरे डेटा को। इनिशियलाइज करोगे डेटा को किस चीज से? आपके पास दो ऑप्शन है, किससे कर सकते हो आप? या तो मीन से कर सकते हो या मीडियन से कर सकते हो। ये आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, अगर प्रेफर किया जाए तो जनरली मीन से किया जाता है। ठीक है, अब मीन से कैसे किया जाएगा? आप इन शॉर्ट ऐसा करोगे, आप जिस जिस कॉलम में आपको नल वैल्यूज दिख रही हैं, F1 में भी नल है, F2 में भी नल है, F3 में भी नल है, तो मतलब आप तीनों का मीन निकालो। पहले आप F1 का मीन निकालो, F2 का मीन निकालो एंड F3 का मीन निकालो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो हम पहले निकालेंगे मीन ऑफ F1। मीन ऑफ F1 क्या आएगा? F1 में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दो, यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 3। 1 प्लस 4 प्लस 7 कितना होगा आपका? 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4। ठीक है, तो आपका F1 का मीन आएगा 4। से ना आप मीन ऑफ F2 निकालोगे। तो अगर आप F2 का निकालोगे तो 2 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये तो नैन है ना, नैन को काउंट नहीं करते हम। ठीक है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 21 डिवाइड बाय 3 7। एंड सेम आप मीन ऑफ F3 निकालोगे तो वो भी आपका 7 आएगा। ठीक है, आपने तीनों कॉलम्स के मीन निकाल लिए क्योंकि तीनों में नल वैल्यूज थी। आपको तीनों के मीन मिल गए। सेम आप मीडियन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम मीन की तरफ से देख रहे हैं। अब आपको ये तीनों चीजें मिल गई, तो बस इनको फिल कर दो। फिल द वैल्यूज, मतलब हमें देखो F1 में 4 मिला है मीन, और F2 एंड F3 में 7, याद रखना। ठीक है, तो F1 में हमारे पास ये नैन वैल्यू थी। ठीक है, ये नैन वैल्यू थी ना। अब इस नैन वैल्यू को हम क्या कर देंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे। किससे करेंगे रिप्लेस? 4 से। क्यों? क्योंकि F1 का हमारा क्या आया था मीन? 4 आया था, एंड ऐसे ही F2 का 7 आया, F3 का 7 आ रखा है। तो इन दोनों की नल वैल्यूज को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? 7 से। तो अब हम कर देते हैं इनको 7 से रिप्लेस। तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 7। ठीक है, इतना कर दिया आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, अब यहाँ से इसका मेन काम शुरू होता है जो स्टेप 2 है। मतलब यहाँ से आपका जो स्टेप 2 के ऑनवर्ड्स होगा, फ्रॉम स्टेप 2 अब क्या स्टार्ट होने वाला है? आइटरेटिव इम्प्यूटेशन। देखो इसके नाम में ही आइटरेटिव इम्प्यूटेशन है ऑलरेडी, तो यहीं से इसका आइटरेटिव इम्प्यूटेशन स्टार्ट होता है स्टेप 2 से। ठीक है, और यही आपका मेन इसका डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माइस। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 2 होगा वो क्या होगा? देखो ये जो आपकी 4 वैल्यू है, जो आपने यहाँ पे ये नल वैल्यू को भरा है। ठीक है, ये आपके ये आपकी नल वैल्यू थी, और बिगनिंग में ये आपकी 4 क्या थी? नल वैल्यू थी। सेम आपकी 7 भी क्या थी? नल वैल्यू। और ये वाले 7 भी आपकी नल वैल्यू थी। अभी तो आपने इसको टेम्पररीली भर दिया है मीन या मीडियन से। अब मेन काम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इस 4 को रिप्लेस करेंगे इसके एक्चुअल वैल्यू से, यानी F1 को करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इम्प्यूट किसको करेंगे?
सबसे पहले इंप्यूट करेंगे F1 को। गॉट इट। अब देखो, अब F1 को इंप्यूट कैसे करेंगे। हम एक क्या करते हैं, हम एक रिग्रेशन मॉडल लेते हैं। हम एक क्या लेते हैं, रिग्रेशन मॉडल, और उसको किस पे फिट कर देते हैं, F2 एंड F3 पे, क्योंकि F2 तो हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी सॉरी, F1 तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मल्टीवेरिएट में क्या होता है, एक को निकालने के लिए हम बाकी दोनों का यूज करते हैं, बाकी कॉलम्स का यूज करते हैं बचे हुए। तो F1 तो हमें निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, F2 एंड F3 का। ठीक है, अब आप बोलोगे रिग्रेशन, ये तो मशीन लर्निंग का रिलेटेड आ गए। और एक और हमने टेक्निक पढ़ी थी, रिग्रेशन इम्प्यूटेशन। अगर हम माइस में भी रिग्रेशन लगा रहे हैं, तो रिग्रेशन इम्प्यूटेशन एंड माइस इम्प्यूटेशन में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आगे बताऊँगा। बट अभी के लिए आप समझ लो कि रिग्रेशन मॉडल, अभी हम रिग्रेशन बहुत सिंपल तरीकों में पढ़ेंगे, ठीक है? एकदम जनरल वे में, ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। जब हम मशीन लर्निंग के अंदर जाएँगे, वहाँ जब रिग्रेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको सारा समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था उस टाइम, ठीक है? अभी के लिए बस आप एक जनरल वे ले लो कि ऐसे काम करता है ये, ठीक है? तो आपको ये पता चल गया कि हम F1 को कैलकुलेट करने के लिए, जो F1 में मिसिंग वैल्यू थी, जो हमने 4 से रिप्लेस कर दी थी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक मॉडल लेंगे रिग्रेशन का, ठीक है? और उसको किसके ऊपर ट्रेन कर देंगे, F2 एंड F3 के ऊपर। फिट या ट्रेन एक ही बात है, ठीक है? F2 एंड F3 के ऊपर कर देंगे, राइट? तो उसके बाद इक्वेशन बनती है एक, रिग्रेशन में हमेशा एक इक्वेशन बनती है, उसे कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। और तभी माइस का भी नाम है चेन्ड इक्वेशन, सीई का नाम माइस में चेन्ड इक्वेशन है, इसी से आती है वो चीज़, ठीक है? तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, F1 कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो F1 कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है, वो होती है आपकी बीटा 0 बीटा 1 F2 बीटा 2 F3 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है? ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। अब आप बोलोगे इसमें बीटा क्या है, चलो F1 F2 तो हमें समझ आ रहा है कि जो वैल्यूज हैं कॉलम्स में, ठीक है? बीटा क्या है इसमें, देखो बीटा कैलकुलेट जब करना सीखेंगे, वो हम सीखेंगे जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में, ठीक है? अभी के लिए बस मैं ये बताता हूँ बीटा है क्या चीज़। बीटा क्या होता है, मतलब ये जो बीटा 1 है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, F2 एंड F1 का रिलेशनशिप डिनोट कर रहा है, ठीक है? अगर बीटा 1 अगर मैं बताऊं, रिलेशनशिप बिटवीन F2 एंड F1, सेम ऐसे बीटा 2 F3 और F1 में रिलेशनशिप बता रहा है। और बीटा 0 एक कांस्टेंट है, ये जो एप्सिलॉन है वो भी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज अपने आप रिग्रेशन के साथ साथ निकलती है। ये भी जब हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, तब इनको एडवांस में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या है ये मैथमेटिकली। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बीटा है क्या चीज़, रिलेशनशिप बताता है बस। ओके, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि इसकी रेंज अगर मैं बताऊं, ये हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब अगर ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि अगर F1 की वैल्यू बढ़ रही है तो F2 घट रहा है। और वैसे अगर ये प्लस में आ रहा है, तो ऐसे मान लो कि F1 के साथ जैसे F1 बढ़ रहा है तो F2 भी बढ़ता जा रहा है। वही जो हमने कोरिलेशन वगैरह में पढ़ा था, पांडास वगैरह में, ऐसी कुछ रिलेशनशिप मान लो आप, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। तो ये तो जब ये बैकएंड में ऐसे काम करता है, मतलब जब आप अप्लाई करोगे माइस को, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये बीटा 0 वगैरह। वो जो लाइब्रेरी हम यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है अपने आप, डेटा के हिसाब से निकलता है ये, ठीक है? तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें कि क्या है ये, कैसा है। ओके, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, F1, राइट? अब F1 कैलकुलेट करना है, यानी इस 4 वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है? तो हम डेटा को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसको तो कैलकुलेट ही करना है ना हमें, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। अगर इसको ही निकालना है हमें, तो इसी वाली रो को तो यूज नहीं कर सकते। तो हम ऊपर वाली 3 रोज का यूज करने वाले हैं। किनका, इन तीनों का यूज करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से देख लो ये क्या है, ये रोज, ठीक है? अब क्या करने वाले हैं,
अब देखो, सपोज आपने अप्लाई किया और हमें कुछ मिल गया, ये बीटास की वैल्यूज मिल गई। तो हमें बीटा की वैल्यू सपोज मिली, बीटा जीरो की वैल्यू मिली हमें -1 समथिंग, और बीटा वन की मिली हमें समथिंग 0.5, एंड सेम बीटा टू की भी हमें मिली 0.5। अभी के लिए एप्सिलॉन को इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, इससे इतने कुछ फर्क नहीं आता इससे इक्वेशन में, तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर लो, ठीक है। अब अगली चीज, और क्या क्या चाहिए थी हमें, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, F2 एंड F3। तो F2 क्या होगा हमारा, और F3 क्या होगा हमारा, तो ये मिलेगा आपको अपने डेटा से। आप देखो, F1 कैलकुलेट कर रहे हो, F1 क्या है आपका, ये 4 है आपका F1। तो F2 एंड F3 क्या है आपका, F2 है आपका 11, F3 है आपका 12, ठीक है। तो F2 है आपका 11, F3 आपका 12, मिल गया आपको। बस लगा दो इक्वेशन अपनी, मल्टीप्लाई तो करना है बस, और क्या करना है अब। तो यानी आप -1 प्लस 0.5 इंटू 11 प्लस 0.5 इंटू 12। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो -1 ये आएगा अप्रॉक्स 10.5। आ गया आपका 10.5 F1 की वैल्यू। अब यहाँ क्या करोगे, आप अपडेट कर दोगे डेटा सेट को, अपडेट द डेटा सेट। अपडेट से मतलब आपने क्या, ये 4 की जगह पे कर रहे थे, तो अब इस 4 को हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10.5। मिल गया आपको मिसिंग वैल्यू, हो गई आपकी मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट माइस की मदद से, ठीक है। अब सेम ये भी आपकी एक मिसिंग वैल्यू थी, वो तो आपने शुरुआत के लिए क्या भर दिया था, इसे मीन से भर दिया था। तो अब आप इसको इसको आपको इसको कैलकुलेट करना है, यानी अब आपको F2 को कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। वापस वही करोगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये वाली रो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये वाली, राइट। तो आप इस वाली रो को यूज नहीं करोगे, बाकी बची रो को यूज करोगे, यानी इस वाली रो को करोगे, इस वाली रो को करोगे, इस वाली रो को करोगे, ठीक है। तो अब आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है, तो सेम आप वही इक्वेशन लगाओगे। मतलब अब आपको क्या करना है, आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा इम्प्यूट F2। इससे पहले हमने इम्प्यूट F1 किया था, अब क्या करोगे, इम्प्यूट F2। F2 इम्प्यूट करने के लिए क्या करोगे, रिग्रेशन मॉडल लगाओगे, किस पे, F2 निकालना है तो किस पे करोगे रिग्रेशन मॉडल, F1 एंड F3 पे। F2 को तो कैलकुलेट करना है, तो F1 और F3 पे तो लगाओगे मॉडल, ठीक है। अब सेम आपकी वही इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी ना। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, आपको F2 निकालना है ना इस बार। तो सबसे पहले तो वही आता है, बीटा जीरो तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा बीटा वन, बीटा वन के साथ क्या इंटू होगा, F1। बीटा टू के साथ क्या है, कैलकुलेट होगा, F3। और अगर ऐसे हम पे अगर और कॉलम होते हैं F4 F5 F6 है ना, तो ऐसे करके आप करते कि बीटा थ्री F4 एंड सो ऑन, ठीक है। बट अभी के लिए हमारे पास है नहीं, तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एप्सिलॉन हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता आपके डेटा सेट पे। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये वाली कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब सपोज यहाँ पे भी आपने बैक एंड में कैलकुलेट हुआ, आपका मॉडल ने कैलकुलेट करे आपके, तो आपका बीटा जीरो उसने कैलकुलेट करके दिया हमें 0.5। सेम उसने बीटा वन भी कैलकुलेट करके दिया हमें 0.5, एंड सेम उसने बीटा टू भी कैलकुलेट करके दिया उसने 0.5, राइट। अब हमारा मॉडल में और क्या चाहिए, F1 एंड F3 चाहिए। तो इस केस में हमारा F1 क्या है एंड F3 क्या है, चलते हैं अपने डेटा सेट पे। तो हमारा F1 एंड F3 क्या है, हम देखो इस वाली रो को कैलकुलेट कर रहे हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इससे। अब F1 हमारा क्या है, ये तो हम निकाल रहे हैं F2 7 वाली, 7 वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है ना हमें। और F1 एंड F3 क्या होगी, यानी 4 एंड 6, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रोज में देखना है वैल्यूज को। तो F1 होगी हमारी
4, F3 हो गया हमारी 6। बस लगा दो इक्वेशन। क्या हमारी बीटा जीरो की जगह आएगा 0.5, देन 0.5 इंटू 4 प्लस 0.5 इंटू 6, राइट। एंड देन इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा समथिंग अप्रोक्स 5.5। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, क्या पता गलत भी हो सकता है। और इसको आप कर दोगे अब अपडेट। तो हम अपने डेटा सेट की तरफ चलते हैं। तो ये 7 था, 7 अब हट जाएगा यहाँ से। 7 की जगह क्या आएगा अब नई वैल्यू हमारी 5.5। ठीक है, राइट। तो अब फिर उसके बाद सेम आप देखो, जो ये वाली वैल्यू थी ये भी हमने किससे भरी थी, मीन से भरी थी। मतलब शुरुआत में तो ये नैन थी ना, यहाँ पे भी हम पे एक नैन वैल्यू थी, यहाँ पे भी हमने एक नैन वैल्यू थी, यहाँ पे भी एक नैन वैल्यू थी। इन दो को तो हमने इम्प्यूट कर दिया माइस की मदद से। ठीक है, यहाँ पे 10.5 आ गया, यहाँ पे 5.5 आ गया। सेम आप इसके साथ भी करोगे, सेम वही इक्वेशन लगाओगे जो अब तक आपने इन दोनों के साथ स्टेप किया ना, वही करना। तो मैं ये आपको बता नहीं रहा वरना एक्सटेंड हो जाएगा फालतू में वीडियो को, तो इसको आप खुद करना। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा इम्प्यूट F3। तो ये आप खुद करना मैथमेटिकली। तो अगर मैं बताऊं तो इसका F3 का आपका आएगा, आप इक्वेशन लगा के देखना, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर आएगा आपका समथिंग 8.5। ठीक है, तो लगा के देखना इक्वेशन कि 8.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब आप जो 8.5 आएगा उसको आप किसकी जगह रिप्लेस कर दोगे, ये 7 हटेगा यहाँ से और 8.5 आ जाएगा। तो आपका जो न्यू डेटा सेट होगा वो ऐसा कुछ होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे नैन वैल्यू थी 5.5 6 7 8, नैन वैल्यू थी 8.5, यहाँ पे नैन वैल्यू थी 10.5 11 एंड 12। तो ये आपका नया डेटा सेट होगा जो मतलब इम्प्यूटेशन के बाद आया है, राइट। तो ऐसा आपका माइस इम्प्यूटेशन काम करता है। अब देखो, अब आप एक चीज पूछ रहे होगे कि अ, इसमें क्या फ़र्क है जब माइस में भी हम रिग्रेशन मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने रिग्रेशन मॉडल को फिट किया ना F1 एंड F3 पे, और उस पे भी हम रिग्रेशन जो इम्प्यूटेशन है, एक टेक्निक हमारे पास क्या थी, अगर हम टेक्निक्स देखें अपनी, ये देखो, एक माइस थी और एक रिग्रेशन इम्प्यूटेशन थी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर माइस माइस है और रिग्रेशन इम्प्यूटेशन है, फ़र्क क्या है दोनों में जब रिग्रेशन मॉडल यूज़ हो रहे हैं। तो फ़र्क ये है, माइस में क्या होता है, आपने यहाँ अगर ध्यान से देखा हो, ये देखो, यहाँ से देखना स्टेप 2 से, हमने F1 को निकालने के लिए अलग रिग्रेशन मॉडल बनाया, F2 एंड F3 के ऊपर लगाया उसे। F2 को निकालने के लिए हमने एक अलग रिग्रेशन मॉडल बनाया, F1 एंड F3 के ऊपर लगाया उसे। ठीक है, और सेम अगर जब आप ये F3 कैलकुलेट करोगे, आप एक नया रिग्रेशन मॉडल बनाओगे और उसे F1 एंड F2 के ऊपर लगाओगे, राइट। बट जो रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें एक सिंगल रिग्रेशन मॉडल बनता है सिर्फ। ठीक है, माइस में क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बनते हैं, यानी मल्टीपल इक्वेशंस आएंगी। बट जो रिग्रेशन इम्प्यूटेशन होता है उसमें एक सिंगल बनता है। ठीक है, सिंगल रिग्रेशन मॉडल बनेगा, वही आपके पूरे डेटा के ऊपर लगेगा। ठीक है, इसलिए माइस थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो हर हर पॉइंट के लिए एक अलग रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ मैथमेटिकल वर्किंग है माइस इम्प्यूटेशन की। अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं माइस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला कोड रन करना है। इस कोड से क्या होगा कि scikit-learn इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, scikit-learn आपने अब तक देखा होगा ऑलरेडी इंस्टॉल हम कर चुके हैं, बट जो मेन लाइब्रेरी हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वो है फैंसी इम्प्यूट। ये वाली लाइब्रेरी का क्या काम है, आपके माइस इम्प्यूटर को इंपोर्ट करना। ठीक है, इसके अंदर है आपका माइस इम्प्यूटर फैंसी इम्प्यूट में। आप पे एक और अल्टरनेटिव है कि आप scikit-learn की मदद से भी कर सकते हो, आप मतलब सिंगल हैंडेडली scikit-learn की मदद से भी कर सकते हो माइस इम्प्यूटेशन, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि फैंसी इम्प्यूट का यूज़ करूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने ये रन कर दिया, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, फैंसी को इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस वाली लाइन को रन नहीं कर रहा। ठीक है, इट विल टेक 2 मिनट्स, ये इंस्टॉल हो जाएगी इसके बाद। फिर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा है, सबसे पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है और दूसरे में ये माइस इम्प्यूटर, ये आपका फ्रॉम फैंसी इम्प्यूट इम्प्यूट आइट्रेटिव इम्प्यूटर। माइस इम्प्यूटर को हम बोलते हैं ना आइट्रेटिव इम्प्यूटर, क्योंकि वो बार बार आइट्रेट करता है, अब बार बार हमें नए रिग्रेशन मॉडल देता है।
ठीक है, इसलिए उसे आइटरेटिव इंप्यूटर भी बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक रैंडम डेटा जनरेट करा है। ओके, ये वाला रन नहीं किया। ठीक है, ओके, नमपाई यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रखी। ठीक है, हाँ, देखो ये आपका, क्योंकि हमने np.nan का यूज़ किया, बट नमपाई इंस्टॉल नहीं कर, नमपाई इंपोर्ट नहीं किया अब तक। ठीक है, तो ये आपका कुछ डेटा सेट है ऐसा 1 3, फिर यहाँ पे नैन वैल्यू है, मतलब 4 कॉलम है इसमें ABCD। और फिर देखो आपको सब में एक एक नैन वैल्यू दिख रही होगी, एक एक दो दो नैन वैल्यू। ए में एक नैन वैल्यू है, बी में भी दो हैं, सी में दो हैं, डी में भी दो हैं। राइट, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना माइस इंप्यूटर को इनिशियलाइज करोगे। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ माइस इंप्यूटर नाम का, आप कुछ भी दे सकते हो नाम, और उसमें मैं आइटरेटिव इंप्यूटर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आइटरेटिव इंप्यूटर हम ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं। आपको कुछ इसके अंदर पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्टली रन कर दोगे, और फिर उसके बाद आप एक वेरिएबल लोगे इम्प्यूटेड डेटा, और उसके बाद माइस इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दोगे किसके ऊपर, अपने डेटा सेट के ऊपर, फुल डेटा सेट के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दोगे, DF के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन करता है ना ये, मतलब एक कॉलम होगा, मतलब अगर ए से इसको, अगर ए की नैन नैन वैल्यूज को भरना है, तो ये BCD का यूज करेगा। ठीक है, बी का यूज करना है तो ACD का यूज करेगा, सी का भरना है तो ABD का यूज करेगा, ऐसी सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए पूरे डेटा सेट के ऊपर फिट करना होता है इसे, ना कि कॉलम के ऊपर। पूरे डेटा सेट के ऊपर फिट कर देंगे हमसे। अब जो ये इम्प्यूटेड डेटा है, इसको देखते हैं हम, ये क्या आया है हमारे पास। ये एक एरे फॉर्मेट में आ रखा है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग में जनरली हम एरे फॉर्मेट में भेजते हैं, बट अभी आपको मैं दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिकन्वर्ट कर रहा हूँ। जो एरे को है उसको वापस मैं डेटा फ्रेम में बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये माइस आइटरेटिव इंप्यूटर क्या करता है कि डेटा सेट को क्या एरे में कन्वर्ट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को रिवर्स कर रहा हूँ डेटा फ्रेम में, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो जो ये वाला लास्ट वाला कोड है, ये उसी चीज़ के लिए है। ठीक है, तो जो मैंने ये एरे मिला है मेरे को, मैं इसको किस में कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम में रिवर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको रिवर्ट किया, तो ये मेरा डेटा सेट है आफ्टर माइस इम्पुटेशन। तो मतलब देखो यहाँ पे कहाँ पे नैन वैल्यू थी हमारी, ए में कहाँ पे थी नैन वैल्यू, सेकेंड वाले इंडेक्स पे। तो अब अपनी सेकेंड इंडेक्स देखते हैं। देखो, उसने 3 को भर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कहाँ पे नैन वैल्यू थी, यहाँ देखो सी में, फर्स्ट इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। तो सी की 0 इंडेक्स पे देखोगे आप, तो ये देखो 0.99 इससे भर दिया इसने से। ठीक है, और ऐसी बाकी जितनी भी नैन वैल्यूज है सबको भर चुका है ये माइस इंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है माइस इंप्यूटर का। ठीक है, तो आपका आप माइस इंप्यूटर यहाँ पे ओवर होता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक थी, वो हमने क्या पढ़ी थी, KNN इम्प्यूटेशन। तो हम KNN इम्प्यूटेशन की वर्किंग देखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, KNN इम्प्यूटेशन। बट आप तो, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जितनी भी आपके ये चारों टेक्निक है, क्या है ये ML बेस्ड टेक्निक है सारी, क्योंकि सब में क्या होंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज होंगे। जैसे माइस में हमने रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज किए, जब हमारा नेक्स्ट है KNN इम्प्यूटेशन, इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, एक मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं KNN, उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं KNN इम्प्यूटेशन। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि KNN क्या होता है। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसका अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी, सबसे पास पड़ोसी। उसमें के क्या है, के होती है एक इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू होती है के। ठीक है, अब ये KNN काम कैसे करता है, अब देखो इसका मैथमेटिकल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन तो हम पढ़ेंगे जब ML स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे एक्सटेंड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम मिसिंग वैल्यू इंप्यूट करना सीख रहे हैं बस, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि जनरल वे में काम कैसे करता है KNN। इसको मैं और अच्छे से ग्राफ की मदद से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक डेटा था। ठीक है, मतलब आपके पास डेटा था, सपोज फीचर थे उसमें F1 F2 एंड F3। ठीक है, आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को, मतलब आपने जो इनको पॉइंट्स कैलकुलेट किए,
उसको इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, राइट। इस ग्राफ में क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब सपोज वो पॉइंट्स ऐसे कुछ प्लॉट हुए हमारे, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हमें एक मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट लेते हैं हम, जो हॉलो सर्कल है, ठीक है। अब मैं अभी के लिए मैं के की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, सपोज के की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 2। जनरली 5 ली जाती है, ठीक है, कॉमनली क्या ली जाती है 5। बट यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए के की वैल्यू 2 ले रहे हैं। यानी 2 नियरेस्ट नेबर, क्या बना नाम, क्या बना, 2 नियरेस्ट नेबर, राइट। तो बस जो नाम का मतलब है वही ढूंढो। अ, दो नियरेस्ट नेबर, यानी आपको ये वाला पॉइंट का दो नियरेस्ट नेबर ढूंढने हैं। आपको कौन कौन से सबसे क्लोज लग रहे हैं इसके नियरेस्ट नेबर, एक ये वाला लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है, राइट। एक आपको ये वाला लग रहा है एंड ये वाला लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का क्या कर दो, एवरेज। मतलब आपका ये .1 है, .1 प्लस .2 डिवाइडेड बाय 2, 2 पॉइंट है। अब जो भी इसका आंसर आएगा आउटपुट, वो आपकी मिसिंग वैल्यू होगी। सेम आप करते रहोगे, जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू मिलती रहेगी। अगर 5 होता तो आप .1, .2, .3, .4, .5 लेते और डिवाइड बाय 5 करते, के 5 होता तो। के 6 होता तो डिवाइड बाय 6 करते, 7 होता, मतलब के 7 होता तो आप 7 सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट लेते। क्लोजेस्ट पॉइंट किस रिलेशन में, डिस्टेंस पे, ठीक है। मतलब ये आपकी जो डिस्टेंस है, ऐसे में क्लोजेस्ट। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक नाम बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो जब हम केएनएन मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, तब हम इन डेप्थ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। बट अभी के लिए ये समझ लो कि जो सबसे क्लोजेस्ट उसके दो होंगे, आप उनको ले लो। के इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 ले लो क्लोजेस्ट, 6 रखोगे तो 6 क्लोजेस्ट ले लो, और उनका एवरेज निकालो, आपको मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हर पॉइंट के साथ करते रहो। मतलब आपको अगर यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू, आपकी एक मिसिंग वैल्यू यहाँ है, तो इसके क्लोजेस्ट दो पॉइंट देखो, आपको क्लोजेस्ट दो पॉइंट कौन सा मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो इन दोनों का कर दो एवरेज, इन दोनों को एवरेज करोगे तो आपको ये मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे काम करता है आपका केएनएन इम्प्यूटेशन। तो इसका हम देखते हैं हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अब हम देख रहे हैं केएनएन इम्प्यूटेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फैंसी इम्प्यूट लाइब्रेरी का यूज करेंगे। आप साइकिट लर्न का भी यूज कर सकते हो। मैं इसके बाद जब फैंसी इम्प्यूट का बता दूंगा, तो मैं एक बार साइकिट लर्न भी बता दूंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने अभी माइस इम्प्यूटेशन किया, यानी आइटरेटिव इम्प्यूटेशन किया, ये भी साइकिट लर्न से हो सकता है। सारी चीज़ साइकिट लर्न से भी हो सकती है, जो फैंसी इम्प्यूट से हो सकती है। बट मैं प्रेफर करता हूँ फैंसी इम्प्यूट को यूज करना, क्योंकि फास्ट रहता है साइकिट लर्न के मुकाबले, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे फ्रॉम फैंसी इम्प्यूट इम्पोर्ट के एन एन, ठीक है। आप इसे इम्पोर्ट कर दोगे। यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा जनरेट किया है, तो ये आपका कुछ डेटा सेट है, तो आपको इसमें दिख रही होगी नैन वैल्यूज हैं बहुत सारी, ठीक है। पूरे डेटा सेट में नैन वैल्यूज हैं। हम अपने के एन एन इम्प्यूटर को इनिशियलाइज करेंगे अपना, ठीक है। के एन एन इक्वल, के एन एन इम्प्यूटर इक्वल टू के एन एन, और कुछ पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको पैरामीटर सेट करना ही है, क्योंकि हमने देखो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के टाइम पढ़ा कि हम उसमें एक वैल्यू सेट कर सकते हैं के, कि उसको मतलब कितनी वैल्यू उठानी है अगल बगल से, कितने नेबर्स उठाने हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे के इक्वल टू सेट कर सकते हो, यानी 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ठीक है। बट फैंसी इंप्यूट करता है, क्या करता है, आपके लिए बेस्ट के की वैल्यू ढूंढ के अपने आप रख देगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है वैल्यू। अगर आपको हाँ अपना कस्टम बनाना है तो डाल दो वैल्यू, बट अगर नहीं डालने तो इसको एम्प्टी छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है तो ऐसे डाल देना के इक्वल टू 5 वगैरह, जो भी डालना है आपको, ठीक है। बट अगर मैं बताऊंगा कि अभी मत डालो, ठीक है, आपको बेस्ट वैल्यू ढूंढ के देगा ये। इनिशियलाइज कर दिया हमने, उसके बाद जो अब तक आप कर ही रहे थे, ऊपर भी किया था आपने, फिर ट्रांसफॉर्म लगा दिया पूरे डेटा सेट के ऊपर। क्यों, क्योंकि मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन है, पूरे डेटा सेट के ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है। अगर अपना इंप्यूटेड डेटा देखोगे तो ये किस फॉर्मेट में होगा, एरे फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इससे पहले वाले में देख चुके हम, ये देखो एरे फॉर्मेट में ये, राइट।
हमने क्या किया यहाँ पे, एरे को वापस डेटा फ्रेम में रिवर्ट कर दिया है, ताकि आपको देखने में पता चले कि असल में हो क्या रहा है उसमें। तो ये देखो, हो गई नैन वैल्यूज रिप्लेस आपकी केएनएन इम्प्यूटेशन की मदद से। ठीक है, तो जहाँ पे नैन वैल्यू थी उसने क्या किया, नियरेस्ट नेबर्स को लिया, उनका एवरेज निकाला और उसको भर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि साइकिट लर्न से कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम आपको, आप में से शायद बहुतों को दिक्कत है कि फैंसी इंप्यूट चल नहीं रही लाइब्रेरी, या कुछ भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आ जाती है तो आप साइकिट लर्न का यूज़ कर सकते हो। जो आपने किया है, एस के लर्न इम्प्यूट के एन एन इम्प्यूटर इम्पोर्ट करने के लिए ये करोगे, और जो हमने यहाँ पे ये किया ना, ये देखो, के एन एन इम्प्यूटर इक्वल टू के एन एन किया जो यहाँ पे हमने। ठीक है, इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, इससे, के एन एन इम्प्यूटर को इससे रिप्लेस कर दोगे, के एन एन इम्प्यूटर इक्वल टू के एन एन इम्प्यूटर एन नेबर्स। वहां पे क्या था, के इक्वल टू 3 4 डालता था जो भी, हम यहाँ पे डालोगे एन नेबर्स इक्वल टू 3 4, नियरेस्ट नेबर इक्वल टू, बाकी तो वही है, के एन एन इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। एंड इसको मैं रन नहीं कर रहा, बट रिप्लेस कर देना कोड को। ठीक है, जो फैंसी ट्रूपर डाला है ना, इतना तो कर ही सकते हो, बस ये वाली लाइन चेंज होगी आपकी, बाकी सारी लाइन सेम है, बस ये वाली लाइन चेंज होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा के एन एन इम्प्यूटेशन भी खत्म होता है यहाँ पे। अब हमारे पास दो इम्प्यूटेशन टेक्निक बची हैं, वो है रिग्रेशन इम्प्यूटेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन, जो कि पूरी एमएल बेस्ड है ये दोनों भी। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। तो ये देखो, मैंने दोनों को साथ साथ में लिखा है। अब क्यों लिखा है, देखो, इसका हम अभी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं देखने वाले यहाँ पे। इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे हम रिग्रेशन वगैरह का और रैंडम फॉरेस्ट का, वो तो अब देखेंगे जब एमएल में हम इनको एज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, अभी मैं बस एक जनरल में बताने वाला हूँ कि आखिर में करते क्या है ये। लेकिन जब हम वहाँ पे, जब मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया था। ठीक है, ये बात याद रखना बस। तो ये करेगा क्या, सपोज आपके पास डेटा सेट है, क्या आपके पास डेटा सेट है, 100 रोज का डेटा सेट है। ठीक है, दोनों ने सेम काम करने हैं, रिग्रेशन इम्प्यूटेशन ने भी और रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन ने भी। 100, आपके पास 100 रोज का डेटा सेट है, उसमें जो नॉन मिसिंग डेटा है, नॉन मिसिंग है जो, वो है आपके पास 90। ठीक है, और जो मिसिंग है, यानी 10 रोज के आपके पास मिसिंग है, उनमें मतलब डेटा थोड़ा बहुत मिसिंग वगैरह है, राइट। तो वो क्या करेगा, इस नॉन मिसिंग को निकालेगा और इसको क्या बना देगा, ट्रेन डेटा, और इन 10 वाले वैल्यूज को निकालेगा और इसको क्या बना देगा, टेस्ट डेटा, राइट। अब ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा क्या होता है, इसका मतलब जो रिग्रेशन मॉडल बनेगा या रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनेगा, वो इस ट्रेन डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, राइट। ट्रेन डेटा के ऊपर क्या होंगे वो, ट्रेन डेटा के ऊपर क्या करेंगे वो, आपका मॉडल क्या होगा, ट्रेंड होगा। ठीक है, एक बार आपका मॉडल ट्रेंड हो गया, फिर वो मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा वैल्यूज को। मतलब उसने एक पैटर्न पकड़ लिया होगा ना, ट्रेन डेटा से उसने एक पैटर्न सीख लिया होगा। ठीक है, फिर वो प्रिडिक्ट करेगा जो टेस्ट डेटा में मिसिंग वैल्यूज है, जो आपके टेस्ट डेटा में मिसिंग वैल्यूज है उनको प्रिडिक्ट करेगा, और आपकी जो प्रिडिक्शन के बाद वैल्यूज आएंगी, वो आपकी हो जाएंगी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और उनको रिप्लेस कर देगा वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में। मतलब आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज मिल जाएंगी, अब आप उन प्रिडिक्टेड वैल्यूज को क्या, अपने ओरिजिनल वाले में चेंज कर दोगे। ठीक है, ओरिजिनल वाले में चेंज कर दोगे आप। तो ये जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो क्या है, वो आपकी मिसिंग वैल्यूज थी, जिसको उसने क्या किया, प्रिडिक्ट करके आंसर बताया कि हमें ये भरना चाहिए उसकी जगह पे। ठीक है, तो दोनों का काम करने का तरीका सेम है, बस जो यहाँ पे मॉडल ट्रेंड होगा ना, वो दोनों में अलग अलग होगा। मतलब रिग्रेशन इम्प्यूटेशन के टाइम यहाँ पे कोई रिग्रेशन मॉडल ट्रेन होगा, रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन के टाइम यहाँ पे एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे हम पे तो और भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह वगैरह हैं, जैसे बहुत सारे और मॉडल्स भी हम पे। ठीक है, नाइव बेस, बहुत सारे मॉडल हैं मशीन लर्निंग के, तो हमने उनको क्यों नहीं किया, क्योंकि जनरली जो बेटर रिजल्ट मिलते हैं वो हमें रिग्रेशन से और रैंडम फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, करने के लिए आप और मॉडल्स को भी यूज कर सकते हो, कोई रोका टोकी नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, अब इनका हम सीधा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि इन्हें काम में लाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप उनको देखना बस। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिग्रेशन इम्प्यूटेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा जनरेट किया है, तो इसको देख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज दिख रही होंगी अपने डेटा सेट में, जो कि अब तक थी हमारे पास, सारे डेटा सेट में दिख रही थी, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं। वो क्या क्या है, पहला ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। आप कोई भी रिग्रेशन इंपोर्ट कर सकते हो, बट हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है, वो है लीनियर रिग्रेशन। अभी हम जब एमएल में जाएंगे तो बहुत टाइप के रिग्रेशन पढ़ेंगे, ओके। और दूसरी चीज मैंने इंपोर्ट की है, ये आप, इससे तो आप जानते ही होंगे, सिंपल इंप्यूटर। जैसे मीन मीडियन वगैरह भरने के लिए इसको यूज करते हैं ना, सिंपल इंप्यूटर को, तो इसको भी इंपोर्ट कर दिया। अब इसको इंपोर्ट क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। सिंपल इंप्यूटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मीन मीडियन इंप्यूटेशन, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इन दोनों को इंपोर्ट कर दिया। अब देखो, अब तक तो आप फैंसी इंप्यूट या साइकिट लर्न को लगा के बाकी इंप्यूटेशन टेक्निक कर रहे थे, बट जो रिग्रेशन इंप्यूटेशन और रैंडम फॉरेस्ट इंप्यूटेशन है ना, चलो रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा है कि रैंडम फॉरेस्ट के लिए फिर भी एक लाइब्रेरी है, रैंडम फॉरेस्ट इंप्यूटेशन के लिए फिर भी एक लाइब्रेरी है, बट रिग्रेशन इंप्यूटेशन के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी नहीं है रिग्रेशन इंप्यूटेशन के लिए, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पे कोड लिखा है, यही आपका कोड है। तो जब भी आपके पास, अगर आपको रिग्रेशन इंप्यूटेशन लगाना हो, आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कोड काम कैसे कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाइथन का फंक्शन बनाया है, रिग्रेशन इंप्यूटेशन करके। इसके अंदर आप दो चीजें पास करोगे, एक अपना डेटा फ्रेम पास करोगे जिसपे आपको अप्लाई करना है रिग्रेशन इंप्यूटेशन, एक अपना कॉलम पास करोगे जिस कॉलम पे लगाना है, लाइन वाइज लाइन किस कॉलम पे लगाते रहना है हमें, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है ना, ए बी सी डी है ना, तो मैं चाहता हूँ चारों पे एक रिग्रेशन इंप्यूटेशन लगाए। क्यों, क्योंकि चारों में मिसिंग वैल्यूज है ना, ठीक है। तो वही मतलब ये चारों में टारगेट कॉलम क्या होंगे हमारे, ए बी सी डी, जिनमें हमारी मिसिंग वैल्यू होगी, ओके। अब देखो, मैंने अभी अब वर्किंग के टाइम पे जब मैंने बताया कि काम कैसे करते हैं ये दोनों, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि डेटा को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा में। तो पहले की दो लाइनें तो वही कर रही है, ठीक है। ये ट्रेन डीएफ बनाया हमने, ट्रेन डीएफ में क्या है, ये लाइन कर क्या रही है कि जितने भी डेटा सेट में जहां पे वैल्यू नल नहीं है, यानी नॉट एनए है, ठीक है। ये नॉट एनए का मतलब क्या है, जहां जहां पे वैल्यू नहीं, नल नहीं है, उन वैल्यूज को निकाल देगा और किस में स्टोर कर देगा, ट्रेन डीएफ के अंदर स्टोर कर देगा। और टेस्ट डीएफ में क्या करेगा, इज एनए, यानी जहां जहां पे वैल्यू नल है, जहां जहां पे वैल्यू नल है, उसको किस में स्टोर कर देगा, टेस्ट डीएफ के अंदर, ठीक है। अब वो, ये हमें ट्रेन डीएफ मिल गया। अब ट्रेन डीएफ को भी ये दो हिस्सों में तोड़ेगा, ठीक है। ये जब आप मशीन लर्निंग में जाओगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमने ये लाइनें क्यों रखी है यहाँ पे, ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। मशीन लर्निंग में, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लगाते टाइम हमें ये डेटा को स्प्लिट करना होता है एक्स और वाई में। एक्स मतलब आपके इनपुट फीचर, वाई मतलब आपके आउटपुट फीचर, ठीक है। मतलब एक्स ट्रेन में आपके सारे होंगे, अगर मान लो हम पे डेटा है F1 F2 F3, और देन हमारा आउटपुट फीचर है एक, ठीक है। तो एक्स ट्रेन के अंदर क्या स्टोर होगा, हमारा F1 F2 F3, और वाई ट्रेन के अंदर हमारा हमारा क्या स्टोर होगा, आउटपुट फीचर, ठीक है। तो ऐसे इसने डेटा को भी स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सेम एक्स टेस्ट में क्या स्टोर कर दिया इसने, ये टेस्ट डीएफ को एक्स टेस्ट के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई टेस्ट तो आपको निकालना है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको इससे बताता हूँ। इसने क्या किया, पहले तो डेटा को, जो मैंने यहाँ तक बता ही चुका हूँ आपको, ट्रेन डेटा में कन्वर्ट, तोड़ दिया, एंड टेस्ट डेटा में तोड़ दिया। ट्रेन डेटा में क्या है आपका, नॉन नल वैल्यूज है, ठीक है। और टेस्ट डेटा में क्या आपका, नल वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। अब ट्रेन डेटा को भी उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसको बना दिया उसने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन के अंदर क्या होंगे, हमारे इनपुट फीचर्स होंगे। इनपुट फीचर्स अगर बोलें तो जैसे हो गए हमारे F1 F2 F3 एंड सो ऑन, एंड वाई ट्रेन में हमारे होंगे आउटपुट फीचर्स, ठीक है। एक्स में हमेशा इनपुट होते हैं, वाई में हमेशा आउटपुट होते हैं। तो मतलब हमारा कोई आउटपुट फीचर होगा, सपोज आउटपुट ओपी नाम के एक आउटपुट फीचर ले लेते हैं। हमारा डेटा सेट ऐसे कुछ था, F1 F2 F3 एंड आउटपुट। तो F1 F2 F3 किस में चलाएंगे, एक्स ट्रेन में, और जो ओपी करके था वो वाई ट्रेन में।
सेम एक्स टेस्ट डेटा भी हमारा दो में स्प्लिट होना चाहिए था। वो किस में होना चाहिए था? एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। एक्स टेस्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे? F1, F2, F3। ठीक है, और वाई टेस्ट में क्या होंगे? जो नल वैल्यूज हैं, जो हमें प्रिडिक्ट करनी है, प्रिडिक्ट वैल्यूज। प्रिडिक्ट वैल्यूज भी नहीं कहेंगे, टू बी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, टू बी प्रिडिक्टेड, जो होने वाली हैं प्रिडिक्टेड। ठीक है, वो वैल्यूज हम होंगी हमारी, मतलब वाई टेस्ट प्रिडिक्ट करेगा उन्हें। ठीक है, तो एक्स टेस्ट के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया? जो एक्स ट्रेन के अंदर था ना, वैसी डेटा हमने एक्स टेस्ट में कर दिया, लेकिन कहाँ से किया हमने? टेस्ट डीएफ से कर रखा है इस बार। ठीक है, एक्स ट्रेन डीएफ को तो हमने इसमें तोड़ दिया, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ध्यान से देखना ये चीज। ठीक है, ट्रेन डीएफ को किसमें तोड़ा? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में। और टेस्ट डीएफ को किसमें तोड़ा हमने? एक्स टेस्ट में, क्योंकि वाई टेस्ट तो हमें प्रिडिक्ट करना है। ओके, वाई टेस्ट क्या करना है? हमें प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या किया? अब देखो, हमने सिंपल इंप्यूटर क्यों किया था इंपोर्ट, अब यहाँ से वो रीजन है। अब देखो, हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज है, टेस्ट डेटा में क्या हमारी नल वैल्यूज हैं। और जो मॉडल्स होते हैं, जैसे आप अगर रिग्रेशन मॉडल लगाओगे, तो वो नल वैल्यूज पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले सिंपल इंप्यूटर से क्या करेंगे? इनको भर देंगे मीन या मीडियन से। आपने माइस में सबसे पहला स्टेप पढ़ा था ना, कि हमने नल वैल्यूज को किससे भर दिया था? मीन से भर दिया था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी करोगे, आप किसी चीज से भर दोगे उसे, मीन या मीडियन से भर दोगे। इसीलिए मैंने सिंपल इंप्यूटर को इम्पोर्ट किया था यहाँ पे। तो इसने क्या किया? एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में जितनी भी मिसिंग वैल्यू थी, एक्स ट्रेन में तो खैर कोई मिसिंग वैल्यू होगी नहीं, बट एक्स टेस्ट में तब भी हमने सेकंड कंफर्मेशन के लिए कर दिया इसे भी इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इन तीन लाइनों ने ये किया है कि हमारे डेटा में जितनी भी मिसिंग वैल्यू थी, उसको किससे भर दिया उसने? मीन से भर दिया है। ठीक है, क्योंकि ताकि कोई नैन वैल्यू ना रहे, बाद में हम उन मीन वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किसी नई चीज से, जैसे माइस इंप्यूटेशन में किया था, याद होगा आपको। पहले हमने मीन वैल्यू से भरा था, उसके बाद उसे चेंज करा था हमने, आइटरेटिव करके चेंज किया था उसे हर बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिग्रेशन मॉडल बनाया फिर अपना, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, बिना पैरामीटर के डाला, और मॉडल डॉट फिट ट्रेन कर दिया उसे एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे। एक्स ट्रेन इम्प्यूटेड पे क्यों किया ट्रेन? क्योंकि एक्स ट्रेन इम्प्यूटेड क्यों? क्योंकि एक्स ट्रेन इम्प्यूटेड पे हमने मीन लगाया था। ठीक है, मतलब एक्स ट्रेन तो था हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक्स ट्रेन को हमने किस में पास किया था? यहाँ इम्प्यूटेशन में, मतलब हमने मीन से भर दी थी इसके अंदर वैल्यूज। वैसे भरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई नल वैल्यूज थी नहीं। ठीक है, तो आप इस स्टेप को हटा भी सकते हो अगर आपकी मर्जी हो। ठीक है, आप इस स्टेप को हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे सीधा क्या पास कर देना? एक्स ट्रेन पास कर देना बस। ठीक है, इम्प्यूटेड की जगह। बट अभी के लिए अगर हम रहने देते हैं ऐसी, तो इसने क्या, यहाँ पे आपका मॉडल इन दो लाइनों में क्या हुआ? आपका मॉडल ट्रेन हो गया आपका। किसके ऊपर ट्रेन हो गया मॉडल? एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन के ऊपर। इन दोनों के ऊपर आपका क्या हो गया? मॉडल आपका ट्रेन हो चुका है अब। ठीक है, मॉडल आपका ट्रेंड हो चुका है इन दोनों के ऊपर, राइट? अब आप इस ट्रेंड मॉडल का क्या यूज करने वाले हो? जो ये वाली लाइन है, ये क्या करने वाली है? इस मॉडल को इसके ऊपर लगाने वाली है। ये मॉडल प्रिडिक्ट करेगा यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, और आपको जैसे ये मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, तो आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज किस वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगी? इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगी आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज। आपको सिंपल सा एक फंक्शन लगाना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मॉडल आपका लीनियर रिग्रेशन था, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, डॉट प्रिडिक्ट। किसको प्रिडिक्ट करना है? मैं एक्स टेस्ट इम्प्यूटेड को। इम्प्यूटेड वाला क्यों डाला? क्योंकि एक्स टेस्ट में बहुत सारी नैन वैल्यू थी। ठीक है, एक्स टेस्ट इम्प्यूटेड में हमने उसको किससे भर दिया था? मीन से भर दिया था। ठीक है, मीन से भर दो, मीडियन से भर दो, जिससे मर्जी हो आपकी। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको रन करें, ठीक है, इस लास्ट लाइन ने क्या किया कि मतलब जहां जहां पे नल वैल्यूज थी, और जो जो हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज मिली है, उनको चेंज कर दिया। ठीक है, जहां जहां पे नल वैल्यूज थी और उनको
इंटरचेंज कर दिया। मतलब इन शॉर्ट इसने क्या किया यहाँ पे, जो ये मॉडल ट्रेन हो रखा है प्रिडिक्टिव वैल्यूज, हमें प्रिडिक्टिव वैल्यूज मिल गई, इसने इसके ऊपर प्रिडिक्ट किया वैल्यूज को, तो हमें क्या मिल गई यहाँ पे, एक प्रिडिक्टेड वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब जो ये नल वैल्यूज थी उनको इसने किससे रिप्लेस कर दिया, इन प्रिडिक्टिव वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे समझना है। अब हमें फंक्शन मिल गया, अब इस फंक्शन को अप्लाई कर दो हर कॉलम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक लूप किया है, फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम्स, यानी इसका मतलब हर कॉलम पे एक एक करके इस रिग्रेशन इम्प्यूटेशन को लगा देगा। ए पे लगाएगा, फिर बी पे लगाएगा, फिर सी पे लगाएगा, फिर डी पे लगाएगा। ठीक है, तो इस लाइन ने वही किया कि हर बार हर कॉलम पे इस इम्प्यूटेशन को लगा दिया। और अब हमारा डीएफ देखेंगे तो देखो नल वैल्यू सारी रिप्लेस हो गई हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका रिग्रेशन इम्प्यूटेशन हो गया। ठीक है, आप बस यहाँ पे मॉडल बदलते रहो। ये देखो ये वाली लाइन है, यहाँ पे आप मॉडल बदलते रहो, एमएल एल्गोरिथम्स के मॉडल बदलते रहो, एमएल मॉडल्स को बदलते रहोगे, आपके नए नए इम्प्यूटेशन टेक्निक बन जाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर आप केएनएन मॉडल लगा देते, ठीक इस कोड पे आप केएनएन मॉडल लगा देते, तो आपका केएनएन इम्प्यूटेशन बन जाता। इसकी जगह आप रैंडम फॉरेस्ट लिख दोगे, यहाँ पे इस लाइन की जगह अगर आप रैंडम फॉरेस्ट लगा दोगे तो रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन बन जाएगा। ठीक है, बस ये लाइन चेंज करनी है बस आपको, ये एक लाइन। हमारी लास्ट टेक्निक है मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन में रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन। ठीक है, अब कुछ फर्क नहीं है इसमें, रिग्रेशन इम्प्यूटेशन की तरह ही काम कर रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको आप अगर रन करोगे तो ये डेटा सेट जनरेट हुआ है आपका कुछ। ठीक है, इसमें नैन वैल्यूज हैं। तो आपने इस बार क्या इंपोर्ट किया है, sklearn डॉट एनसेम्बल रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है। पिछली बार आपने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया था, इस बार इसको इंपोर्ट कर दिया। बाकी पूरा कोड सेम है, पूरा कोड सेम है, आप देखो। ठीक है, पूरा कोड सेम है, बट यहाँ पे क्या करा आपने, बस मॉडल चेंज कर दिया है, जो कि मैंने पहले बताया कि आप मॉडल चेंज कर दो इम्प्यूटेशन टेक्निक ही बदल जाएगी पूरी। हमने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगा दिया, तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इम्प्यूटेशन बन गया वो। ठीक है, और इसको उसके बाद हम हर कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। अ, यहाँ पे तो रिग्रेशन इम्प्यूटेशन लग गया, इसको हम लगाएंगे रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन। ये देखो लग गया, आपका नया डेटा सेट आ गया रैंडम फॉरेस्ट लगाने के बाद। ठीक है, तो बस यही थी आपकी टेक्निक्स सारी। इसके लिए जैसे मैंने बताया एक लाइब्रेरी आती है रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन के लिए, मिस फॉरेस्ट करके आती है, उसको कहते हैं मिसिंग पाई के अंदर आती है वो। बट वो मैंने अभी ट्राई करके देखा तो एरर दे रही है वो, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ना ही यूज़ करो उसे। आप चेकआउट कर सकते हो गूगल पे जाके मिसिंग पाए मिस फॉरेस्ट करके, अगर आपसे अप्लाई हो जाती है तो वेल एंड गुड। बट मेरे सिस्टम में एरर दे रही थी तो मैंने नहीं किया उसको अप्लाई, और मैंने मैनुअल मेथड को यूज़ किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन था, इसको रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। राइट, तो ये थी हमारी चारों टेक्निक्स मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन की। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, माइस पढ़ा, केएनएन इम्प्यूटेशन पढ़ा, रिग्रेशन इम्प्यूटेशन पढ़ा, एंड देन हमने रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन पढ़ा। अब देखो जब आप मेनली यूज करोगे ना, 90% टाइम आपका माइस से काम हो जाएगा, क्योंकि माइस बहुत एडवांस है एज कम्पेयर टू दीज थ्री। क्योंकि माइस क्या करता है, हर उसके लिए एक नया रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करता है, हर सेट के लिए या हर मिसिंग वैल्यू के लिए एक नया रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करता है, जो कि हम देख चुके हैं इसके वर्किंग में। ठीक है, जो बल्कि ये क्या है, ये पूरे डेटा सेट को एक लेके चलते हैं और उसके बेसिस पे एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उसी को सब पे लगाते हैं। ठीक है, तो 90% टाइम का माइस से काम हो जाएगा। अगर माइस से काम नहीं होता तब आप इन तीनों पे जाना। ठीक है, बट आपकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए माइस। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि व्हेन टू यूज, कब कौन सी मेथड को यूज करना चाहिए। आप सबसे पहले माइस को लगाओ, अगर माइस काम नहीं कर रहा तो केएनएन इम्प्यूटेशन लगाओ, केएनएन इम्प्यूटेशन भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो रिग्रेशन इम्प्यूटेशन लगाओ, नहीं दे रहा तो रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन लगाओ। आप खुद के इम्प्यूटेशन टेक्निक बना सकते हो, कोई भी एमएल मॉडल लो, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने कोड तो दे रखा है, बस आप एमएल एल्गोरिथम चेंज कर देना वहाँ पे। जब आप मशीन लर्निंग में पढ़ लोगे डीप में, और जब आपको मशीन लर्निंग का नॉलेज हो जाएगा तो आप बस क्या है, इसको चेंज कर देना, जो मैंने अभी बताया कोड में, मॉडल की जगह पे अपना नया मॉडल डाल देना,
बस आपका नया इम्प्यूटेशन टेक्निक बन गई। बट जनरली ये दोनों हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए हम इन दोनों को पढ़ा है बस। ठीक है। और ये तो हो गया। बल्कि अगर मैं बोलूँ तो ये आपके हो गई मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन खत्म। अब हमारे पास जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन में भी हमने किस में पढ़ा था, न्यूमेरिकल में, राइट। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। ओके। देन जो अब हमने आज की वीडियो में कंप्लीट किया है वो है हमने मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन। और हमने चारों टेक्निक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब हम पे जो थर्ड टेक्निक है मिसिंग डेटा को हैंडल करने की, वो थी मिसिंग इंडिकेटर्स। तो अब हम मिसिंग इंडिकेटर्स को देखेंगे कि मिसिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले इनकी वर्किंग देखेंगे, फिर इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब इनका वर्किंग देखते हैं सबसे पहले। जो लास्ट टेक्निक पढ़ने वाले हैं अपने मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग में ओवरऑल, वो है हमारे मिसिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये कोई इम्प्यूटेशन टेक्निक नहीं है, ये मैं पहले क्लियर करता हूँ। अब तक आपने सारी इम्प्यूटेशन टेक्निक पढ़ी है, मतलब आप क्या करते थे, कोई भी वैल्यू लेते थे और उसको चेंज कर देते थे नैन वैल्यू के, मतलब जहाँ पर अगर आपके डेटा सेट है, मैंने ये सैम्पल डेटा सेट लिया, उसमें 3 कॉलम है ए बी एंड सी। तो जैसे यहाँ पे नैन वैल्यू है तो आप इसको नैन वैल्यू से रिप्लेस कर देते थे, किस चीज़ से, किसी भी चीज़ से, जैसे मीन मीडियन मोड या माइस आपने यूज़ किया, तो किसी सर्टेन वैल्यू से आप रिप्लेस करते थे इस नैन वैल्यू को अब तक। ठीक है, तो उन्हें बोलते थे इम्प्यूटेशन। बट इसका तो नाम ही देखो इंडिकेटर्स है। तो इंडिकेटर मतलब ये बस आपको बताता है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। तो ये काम कैसे करता है, आप क्या करोगे, आप बाइनरी फीचर क्रिएट करते हो। अब आप बोलोगे बाइनरी फीचर मतलब, बाइनरी फीचर होता है 0 और 1। ठीक है, मतलब आप अगर आपके पास 3 कॉलम है ना, देखो तीनों में मिसिंग वैल्यू है, ए बी और सी में तीनों में क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो आप क्या क्रिएट करोगे, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर दोगे, 3 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर दोगे इसके बगल में। मतलब हमारा पहला कॉलम होगा ए मिसिंग। ठीक है, दूसरा कॉलम होगा हमारा बी मिसिंग। ठीक है, एंड सेम हमारा तीसरा कॉलम होगा सी मिसिंग। ठीक है, 3 कॉलम क्रिएट कर दे। ये आपके कैसे होंगे, बाइनरी कॉलम्स होंगे, यानी इनके अंदर 0 या 1 स्टोर होगा। अब आपको ये देखना है, आपकी फर्स्ट रो में ए में कोई मिसिंग वैल्यू है, नहीं, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है, 1 है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डाल दोगे 0। बी में कोई मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डाल दोगे 0, नहीं है। लेकिन देखो सी में मिसिंग वैल्यू है एक, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 1। मतलब जहां मिसिंग वैल्यू होगी वहां 1 से रिप्लेस कर दो, जहां मिसिंग वैल्यू नहीं है वहां 0 से करो। सेम यहाँ पे 2 पे मिसिंग वैल्यू है, नहीं है, तो 0। लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1। मतलब आपका इसका एबीसी का एक रेप्लिका बनाना है, क्रिएट करना है, बट किससे, 0 1 से। ठीक है, कि मतलब 0 जहाँ पे नॉन मिसिंग है, 1 जहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मिसिंग थी तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे नॉन मिसिंग 0, फिर मिसिंग 1, देन 0 0, देन 0 1 0 0 0 और लास्ट में नैन है यानी 1। तो आपके बाइनरी फीचर बन गए ये 3, ए मिसिंग बी मिसिंग एंड सी मिसिंग। तो आपके जो ये 1 है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। जो ये 1 है ये आपके किसको डिनोट कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को। तो बस यही है आपका मिसिंग इंडिकेटर। ठीक है, यही मिसिंग इंडिकेटर है। और आप क्या करो, उसके बाद आप एक चीज कर सकते हो, आप क्या करोगे, जो एबीसी है ना, ये जो एबीसी हैं ये 3 कॉलम्स, इनको आप कुछ भी, इन पे कोई भी इम्प्यूटेशन टेक्निक लगा लो, आपकी मर्जी है, जितनी अब तक आप पढ़ चुके हो ना अब तक, कोई भी इम्प्यूटेशन टेक्निक लगा लो। सपोज अभी के लिए हम सिंपल देते हैं और मीन इम्प्यूटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारी वैल्यूज को उनको मीन से भर दिया। मतलब आपने
यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे मीन ऑफ ए का मीन निकालोगे तो वो आएगा 3। सेम बी का मीन निकालोगे वो आएगा 5। सी का निकालोगे वो आएगा 3। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, ये नैन वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया। ए का मीन कितना था हमारा, 3 आया था, 3 से रिप्लेस कर दिया। और ये वाला नैन वैल्यू किससे रिप्लेस कर दिया, 5 आया था। ठीक है, इसका भी हमारे पास 5 आया था। बी के अंदर सबको मीन से रिप्लेस कर दोगे ना। सी का मीन कितना आया था हमारा, 3 आया था, 3 से रिप्लेस कर दिया, और इसको भी 3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बस ये आपका नया डेटा सेट हो गया। यानी ए में आपका 1 2 3 4 5, बी में 3 5 5 5 7, सी में 3 2 3 4 3, एंड ए मिसिंग, बी मिसिंग, सी मिसिंग तो है ही। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये आपका डेटा सेट है, ये आप अपने मॉडल को दे सकते हो अपना डेटा सेट। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो आपने 3 कॉलम क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो हम अब तक वही कर रहे थे, जो मेन इंप्यूटेशन वही तो लगा दिया। क्योंकि नैन वैल्यू मॉडल नहीं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मॉडल नैन वैल्यूज को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिप्लेस करके डालना पड़ेगा। तो आपने क्या डाल दिया, ऐसी नॉर्मल सा मीन इंप्यूटेशन कर दिया, या मीडियन इंप्यूटेशन, कुछ भी कर दो। अब ये है आपका जो एक्स फैक्टर है, वो ये है ए मिसिंग, बी मिसिंग, सी मिसिंग। ये क्या करते हैं, ये मॉडल को बताते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल होते क्या हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं, पैटर्न्स को पकड़ते हैं डेटा में। ठीक है, डेटा के एक पैटर्न को पकड़ते हैं। तो ये 0 1 0 1 से ना मॉडल एक पैटर्न को पकड़ लेता है कि जहाँ जहाँ पे 1 आ रहे हैं वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। तो मॉडल को पता रहेगा कि जहाँ जहाँ पे 1 है तो वहाँ पे मतलब यूजर ने खुद से कुछ इम्प्यूटेशन कर रखा है, तो वो उसे ध्यान में रखेगा उस चीज को। ठीक है, तो वही है कि मतलब आप मॉडल को समझा देते हो कि जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, और हमने खुद से इम्प्यूट करा है उसे। ठीक है, तो मिसिंग इंडिकेटर का यही काम है। तो इससे आपका मॉडल अच्छे से डेटा के ऊपर एक पैटर्न बना पाता है। ठीक है, और मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, तो आप, मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी इम्प्यूटेशन टेक्निक लगा रहे हो तो उससे पहले हमेशा मिसिंग इंडिकेटर क्रिएट कर लो। ठीक है, फायदेमंद रहता है अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल ही बना रहे हो तो। ठीक है, तो मिसिंग इंडिकेटर बना लिया करो, उसके बाद कोई भी इम्प्यूटेशन लगाओ, चाहे आप माइस इम्प्यूटेशन लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मिसिंग इंडिकेटर क्रिएट कर लो। उससे क्या है, डेटा में एक फ्लो बना रहता है, एमएल मॉडल को पता रहता है कि आपका डेटा किस फ्लो में चल रहा है, कि मतलब यहाँ यहाँ चल रहा था, फिर यहाँ पे मिसिंग है तो 1 आ गया, फिर यहाँ यहाँ चल रहा था 1 आ गया, मतलब यहाँ मिसिंग वैल्यू थी पहले, और यहाँ पे यूजर ने इम्प्यूट किया है। ठीक है, तो मिसिंग इंडिकेटर का यही काम है कि मॉडल को एक पैटर्न बताता है आपका कि यहाँ यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी इससे पहले, इम्प्यूटेशन से पहले। ठीक है, तो यही है मिसिंग इंडिकेटर का काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मिसिंग इंडिकेटर में। जैसे मैंने बताया, ये इम्प्यूटेशन टेक्निक तो है नहीं कोई, तो हमने क्या किए, अलग अलग कॉलम क्रिएट किए, ए मिसिंग, बी मिसिंग, सी मिसिंग। ठीक है, तो अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं मिसिंग इंडिकेटर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडम डेटा जनरेट करा। ठीक है, इसमें नैन वैल्यूज हैं। अब देखो, एसके लर्न डॉट इम्प्यूट से आप इम्पोर्ट करोगे इस बार सिंपल इम्प्यूटर को और मिसिंग इंडिकेटर को। सिंपल इम्प्यूटर को आपको पता चली क्या होगा क्यों इम्पोर्ट करना है, क्योंकि हमने देखो मीन से भी भरा था ना, वर्किंग के टाइम मैंने देखा था, है ना, हमने देखा था कि हमने किससे भरा था, मीन से भी भरा था इन्हें। ठीक है, और मिसिंग इंडिकेटर मतलब ये जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का काम है हमें, इसलिए इम्पोर्ट करा। मिसिंग इंडिकेटर को हम इनिशियलाइज करेंगे, मैंने इंडिकेटर नाम के एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया इसे। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को मैं अपने डेटा फ्रेम पे लगा दूंगा, मतलब ए बी सी डी वाला जो पीडीएफ है, चारों पे लगा दूंगा एक साथ, यानी डीएफ पे लगा दिया मैंने, ओवरऑल पे ही। ठीक है, पूरे डेटा सेट पे लगा दिया। ठीक है, और मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया इसको, मिसिंग इंडिकेटर के अंदर। तो इसको अगर रन करूं और मैं अपना मिसिंग इंडिकेटर देखूं ये है क्या, तो ये एक एरे रिटर्न कर रहा होगा। ये देखो, ये देखो, ये एरे रिटर्न कर रहा है ट्रू फॉल्स का। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। राइट, ठीक है, जहां जहां पे फॉल्स है वहां वहां पे आपका 0 0 0 है, जहां पे आपका ट्रू है वहां पे 1 1 1 है। ठीक है, अगर हम इसको अगर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें तो इस लाइन ने क्या किया है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब ये आपका जो एरे है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया हमने इस लाइन से, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अपना डेटा फ्रेम देखते हैं। तो देखो, ए मिसिंग, बी मिसिंग, सी मिसिंग, डी मिसिंग।
तो अगर अपने ऊपर वाले डेटा सेट में देखोगे तो देखो यहाँ पे ए में सेकंड इंडेक्स पे नैन वैल्यू थी, ए में सेकंड इंडेक्स पे नैन वैल्यू थी, तो ये देखो यहाँ पे आ गया ट्रू, यानी 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे नैन वैल्यू थी, जहाँ जहाँ पे आपके ट्रू है ना वहाँ वहाँ पे मतलब आपके नैन वैल्यू थी। बट आप बोलोगे कि हमने तो यहाँ पे 0 1 0 1 किया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको करना चाहते हो 0 1 में करना चाहते हो, मतलब अगर आप ये डेटा देना चाहते हो तो ये भी पास कर सकते हो सीधा मॉडल को। ठीक है, क्योंकि मॉडल बुलियन वैल्यू समझ सकता है, क्योंकि मॉडल को पता है कि ट्रू हमेशा 1 रहता है और फॉल्स हमेशा 0 रहता है। ठीक है, बट अगर आपको कन्वर्ट करना ही है उसे इंट में, तो आप, मैंने इस लाइन से इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। डॉट एज टाइप हमने फंक्शन पढ़ा था, नमपाई में भी पढ़ा था, पांडास में भी पढ़ा था जब पढ़ा था। ठीक है, तो इससे ये देखो 1 1 जहाँ पे आ गया मतलब वहां पे आपकी नैन वैल्यूज थी, और 0 मतलब नॉन नल वैल्यूज थी वहां पे आपकी। मिल गया आपको अपना मिसिंग इंडिकेटर्स का डेटा सेट, मतलब आपको ये मिल गया अपना, ये वाला हिस्सा मिल गया, ये राइट हिस्सा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, जो ये लेफ्ट हिस्सा था जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, इसमें हमने क्या भर दिया था, मीन से भर दिया था। मीडियन भी यूज कर सकते हो, तो वही किया हमने यहाँ पे। हमने क्या कर दिया, मीन इम्प्यूटेशन कर दिया। ये देखो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, सिंपल इम्प्यूटर स्ट्रेटजी, मीन इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये देखो, ये आपका डेटा सेट है, मतलब ये जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट था, इस पे इसने क्या कर दिया, मीन इम्प्यूटेशन लगा दिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मीन इम्प्यूटेशन लगाने के बाद आपका ऐसा कुछ है। तो आपके पास दो डेटा फ्रेम आ चुके हैं, एक ये मीन इम्प्यूटेड डेटा फ्रेम एंड ये आपका मिसिंग इंडिकेटर का डेटा फ्रेम। अब इन दोनों को जोड़ दो। पांडास में हमने एक फंक्शन पढ़ा था कॉनकैट करके, तो हमने इसको जोड़ दिया, डीएफ फाइनल के अंदर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, डीएफ इम्प्यूटेड और मिसिंग इंडिकेटर डीएफ को। और हमारा जो डीएफ फाइनल होगा, ये देखो ये रहा, मिल गया हमें। मतलब हमने इस इतने वाले हिस्से पे तो मीन इम्प्यूटेशन लगा दिया, बट अब मॉडल को ये भी पता है, भले यहाँ पे अभी दिख रही है कि वैल्यू भरी हुई है 3.0 से, बट मॉडल को ऑलरेडी पता रहेगा कि यहाँ पे जब ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू थी। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी 3.0 से भर दिया इसने वैल्यू को, बट जब मॉडल पैटर्न पकड़ेगा तो उसे यह पता रहेगा कि यहाँ पे क्या थी, एक मिसिंग वैल्यू थी 1। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या थी, मिसिंग वैल्यू थी ओरिजिनल में। ठीक है, तो यही था आपका मिसिंग इंडिकेटर्स। आप एक प्रेफरेंस मान सकते हो कि हमेशा इसे यूज कर लो, जब आप थोड़े एडवांस टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, माइस वगैरह के साथ कर रहे हो, तो मिसिंग इंडिकेटर बना लो। ठीक है, कुछ हार्म नहीं है इससे, फायदा ही करेगा, नुकसान तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए मिसिंग इंडिकेटर से। ठीक है, क्योंकि हम कोई डेटा में चेंज थोड़ा ना कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा से ही तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिवेरिएट इम्पुटेशन क्लियर कर लिया, मल्टीवेरिएट इम्पुटेशन कर दिया, मिसिंग इंडिकेटर भी कर लिया। तो यही तीनों मेन टेक्निक्स हैं मिसिंग डेटा को हैंडल करने की। ठीक है, और उसके बाद हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था सबसे पहले एनकोडिंग टेक्निक, स्केलिंग टेक्निक पढ़ी, आउटलायर हैंडलिंग पढ़ा, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, इम्बैलेंस हैंडलिंग पढ़ा, फिर एनकोडिंग पढ़ा, न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, फिर डेट एंड टाइम और मिक्स फीचर्स को हैंडल करना सीखा, और एट लास्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक भी था हमारा, जो 3 वीडियोस में कवर किया हमने। ठीक है, अब आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या, जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी फीचर सिलेक्शन के ऊपर। आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो यही था, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो फीचर सिलेक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन बचा है वो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो एक एक दो दो वीडियो में कवर हो जाएंगे सारे। जैसे फीचर सिलेक्शन है वो एक वीडियो में कवर हो जाना चाहिए आई थिंक हमारा। ठीक है, 3 4 टेक्निक होती हैं फीचर सिलेक्शन की। ओके, तो यही था हमारा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे फीचर सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू।